हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के सीरीज को। ऑलराइट, जहाँ पे पहले हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज और आज का टॉपिक है नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज को हम एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ेंगे जहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताया जाएगा। करेक्ट आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में अगर कोई दिक्कत है तो वो भी आपका ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अगर आप मन से सुनोगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी हर क्वेश्चन के बाद। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दैट इज पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? तो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉटरी मेकिंग। तो देखो, नियोलिथिक एज का एक खास फीचर है पॉटरी मेकिंग, दैट इज बर्तन बनाना। ओके, ये वो समय था जब लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, यानी एक जगह पर बस कर रहने लगे थे, एक ही जगह पर वो रहने लगे, मतलब अभी नोमैडिक टाइप्स के वो नहीं रहे। ओके, इस दौर में एग्रीकल्चर दैट मीन्स कृषि का विकास हुआ जिससे लोगों को अपना खाना उगाने का अवसर मिला। जब लोग खेती करने लगे तो उन्हें अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थों को स्टोर करने की जरूरत महसूस हुई। ओके, जो खाद्य पदार्थ मतलब जो खाने के जो चीजें हैं उनको स्टोर करने की जरूरत उन्हें महसूस हुई, तो इसी जरूरत ने पॉटरी मेकिंग को जन्म दिया। नाउ सी, एवरी नीड्स लीड्स टू इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। तो पॉटरी मेकिंग इसी वजह से स्टार्ट हुआ। तो पॉटरी बनाने का प्रोसेस क्या था? तो पहले के लोगों ने हाथों से मिट्टी को आकार दिया, जो मिट्टी होता था ना उसको आकार दिया और उससे बर्तन बनाए। धीरे धीरे लोगों ने चाक दैट मीन्स पॉटर्स व्हील ओके का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे बर्तन और भी अच्छी क्वालिटी के बनने लगे। ऑलराइट, ये बर्तन उनके लिए अनाज, दूध, पानी और दूसरे सामान स्टोर करने के लिए काम आते थे। इसके अलावा इन्हें कुकिंग और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी यूज किया जाता था। अब पॉटरी के डिजाइन्स और पैटर्न्स किस तरीके होते थे ना, अभी देखते हैं। ये नियोलिथिक एज के जो पॉटरी थे ना, पॉटरी पर आपको कई डिजाइन्स और पैटर्न्स मिलेंगे। ये डिजाइन्स कभी सिंपल होते थे और कभी इंट्रिकेट मतलब काफी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेट टाइप के डिजाइन्स होते थे। ये पैटर्न्स कल्चरल डेवलपमेंट और उस समय के रिलीजियस बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करते थे। ओके, तो पॉटरी मेकिंग नियोलिथिक कल्चर की एक डिस्टिंक्ट पहचान थी। मतलब पॉटरी मेकिंग से हम नियोलिथिक एज को जान सकते हैं। ओके, इससे ये बात साबित होता है कि इस दौर के लोग क्रिएटिव और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में काफी आगे बढ़ रहे थे। यही वजह है कि नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, जिसमें स्टोन टूल्स के अलावा लोगों ने पॉटरी, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स जैसे नई स्किल्स को डेवलप किया। तो नियोलिथिक एज को क्या कहा जाता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अगर याद नहीं है तो लेट मी टेल यू वंस अगेन। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है न्यू स्टोन एज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच रीजन। सो कौन से रीजन में नियोलिथिक सेटलमेंट्स मेनली पाया जाता है? दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ओके, तो नियोलिथिक सेटलमेंट्स इंडिया में प्रीडोमिनेंटली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिला है। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि आज का असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे राज्यों में नियोलिथिक एज के कई इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स पाए गए हैं। ये रीजन नियोलिथिक कल्चर के विकास का एक सिग्निफिकेंट सेंटर था। ओके, अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की खासियत क्या है? यहाँ का जो भूगोल है मतलब दैट मीन्स ज्योग्राफी और क्लाइमेट नियोलिथिक लोगों के लिए आइडियल था। ये हिली और फॉरेस्टेड एरिया था जहाँ पर पानी की भी अच्छी अवेलेबिलिटी थी। इस वजह से लोग यहाँ पर फार्मिंग करने लगे। नियोलिथिक लोगों ने यहाँ पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी झूम फार्मिंग ओके, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, स्लैश एंड बर्न कल्चर
बर्न फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, झूम फार्मिंग, ओके, का प्रचलन शुरू किया था। इस प्रक्रिया में लोग पहले पेड़ों को जलाकर खेत बनाते थे और फिर उस जमीन पर खेती करते थे। तो अभी इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या है आइए देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नियोलिथिक सेटलमेंट्स की कुछ मेजर साइट्स है, दाऊजली हदिंग, ओके, मेजर साइट्स हो गए आपके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई एम सो सॉरी, मेजर साइट्स हो गए आपके दाऊजली हदिंग जो कि असम में है, देन सरुतारू भी आपके असम में है, देन गारो हिल्स, ओके, गारो हिल्स आपके मेघालय में है, ओके। ये साइट्स हमें इस बात का एविडेंस देता है कि इस रीजन में लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे और यहाँ पर उन्होंने स्टोन टूल्स, पॉटरी और अदर कल्चरल आर्टिफैक्ट्स डेवलप किए। ठीक है, तो खास फीचर क्या था, नियोलिथिक सेटलमेंट्स में लोगों ने स्टोन टूल्स को एडवांस्ड बनाया, ओके, पॉटरी मेकिंग शुरू की और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाया। इन रीजन्स में पाए गए टूल्स और आर्टिफैक्ट्स नियोलिथिक कल्चर के इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। यहाँ पर लोग एक जगह पर सेटल हो गए थे, खेती करने लगे थे और सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप करने लगे थे, ओके। इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को नियोलिथिक साइट का एक की रीजन माना जाता है, जहाँ पर इस दौर के लोगों के जीवन काफी एडवांस्ड और स्ट्रक्चर्ड थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज अ मेजर नियोलिथिक साइट इन साउथ इंडिया। तो मेजर नियोलिथिक साइट साउथ इंडिया में कौन सा है भाई, तो इट इज मस्की, ओके। तो साउथ इंडिया में एक मेजर नियोलिथिक साइट है जो कि मस्की। तो मस्की का लोकेशन कहाँ है, मस्की आपका है कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ओके, मतलब रायचूर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका स्टेट। तो जो साउथ इंडिया के नियोलिथिक कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। ये साइट कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के रीजन में आता है जो फर्टाइल प्लेन्स के लिए मशहूर है। तो ये कहाँ आता है आपका, कृष्णा रिवर, यू ऑल नो, एंड तुंगभद्रा रिवर, ओके। तुंगभद्रा जो रिवर है उसके बीच में ये साइट आता है। तो जो फर्टाइल प्लेन्स के लिए मशहूर है, ये फर्टाइल प्लेन्स के लिए मशहूर है। मस्की के इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए मस्की एक ऐसी जगह है जहाँ पर नियोलिथिक लोगों ने अपनी बसहत की थी। यहाँ पर कई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए हैं जिसमें नियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स, पॉटरी और अदर कल्चरल रिमेन्स पाए गए हैं। ये सब एविडेंस इस बात का प्रमाण है कि इस एरिया में लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, खेती कर रहे थे और अपनी सोसाइटी को डेवलप कर रहे थे। नियोलिथिक फीचर्स मस्की में क्या है, अब देखते हैं। मस्की में पाए गए टूल्स और आर्टिफैक्ट से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग स्टोन टूल्स का काफ़ी सोफिस्टिकेटेड उपयोग करते थे। ये टूल्स मोस्टली एग्रीकल्चर और डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में यूज़ होते थे। इसके अलावा यहाँ पर पॉटरी का भी विकास हुआ था जो फूड स्टोरेज और कुकिंग के लिए काम आती थी। अब एग्रीकल्चर का भी प्रमाण है कि मस्की में खेती का सबूत भी मिला है जो ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों ने एग्रीकल्चर को अपना लिया था, ओके। यहाँ पर मिलेट मतलब बाजरा और व्हीट मतलब गेहूं जैसे क्रॉप्स के प्रमाण मिले हैं जो ये बताते हैं कि नियोलिथिक लोग किस तरह से अपने जीवन के लिए फूड प्रोडक्शन करते थे। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है आइए देखते हैं। ये है कि मस्की साइट साउथ इंडिया के नियोलिथिक कल्चर की एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पर लोगों का विकास और उनकी लाइफ के एडवांस प्रैक्टिसेस का पता चलता है। ये साइट हमें नियोलिथिक एज के लोगों की डेली लाइफ
उनके टूल्स, उनकी पॉटरी और उनके सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। इसीलिए मस्की को साउथ इंडिया का एक मेजर नियोलिथिक साइट के रूप में जाना जाता है, जो इस रीजन के एंशिएंट सिविलाइजेशन के विकास को दर्शाता है। Now let's move on to our next question, that is, which of the following crops were cultivated during the Neolithic period? So what will be the correct answer? The correct answer will be option number B, that is rice and millet. तो न्योलिथिक पीरियड के दौरान भारत में जो क्रॉप्स कल्टीवेट किए गए थे उनमें से दो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स थे, राइस दैट इज चावल एंड मिलेट दैट इज बाजरा। न्योलिथिक पीरियड का जो समय था ये वो समय था जब लोग अपनी जिंदगी में एक मेजर शिफ्ट लेकर आए थे, यानी हंटिंग और गैदरिंग से शिफ्ट होके एग्रीकल्चर दैट इज खेती की तरफ बढ़ने लगे थे। ये शिफ्ट उनके जीवन में एक रिवॉल्यूशन ले आया, जिससे ह्यूमन मतलब जिसे हम ह्यूमंस न्योलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लेके आए इसको क्या कहने लगे हम ह्यूमंस? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। ओके, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहने लगे और कहते हैं आज भी। तो राइस और मिलेट्स का जो कल्टीवेशन का इंपॉर्टेंस है वो क्या है, देखो चावल भारत में नियोलिथिक पीरियड में कल्टीवेटेड क्रॉप्स में से एक था। इसका कल्टीवेशन मेनली गंगा और यमुना के प्लेन्स में होता था, जहाँ की मिट्टी और क्लाइमेट राइस फार्मिंग के लिए सुइटेबल था। ठीक है, राइस कल्टीवेशन नियोलिथिक लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स बन गया था। ये उनके स्टेपल डाइट का हिस्सा बन गया क्योंकि इससे उन्हें एनर्जी मिलती थी और ये इजीली स्टोर भी किया जा सकता था। मिलेट मतलब बाजरा भी नियोलिथिक पीरियड के दौरान कल्टीवेट किए जाने वाला एक मेजर क्रॉप था। ये क्रॉप मेनली ड्राई और एरिड रीजन में उगाया जाता था, जैसे कि साउथ इंडिया के रीजन्स। मिलेट एक हार्डी क्रॉप है जो कम पानी में भी अच्छे से उग सकता है। ये लोगों के लिए एक रिलायबल फूड सोर्स था जो उनको हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सरवाइव करने में मदद करता था। इन क्रॉप्स का कल्टीवेशन कैसे होता था ये देखते हैं। नियोलिथिक लोगों ने खेती करने के लिए बेसिक टूल्स डेवलप किए थे जो मोस्टली स्टोन से बनाए जाते थे। इन टूल्स का यूज जमीन को प्रिपेयर करने, बीज बोने और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने में होता था। राइस और मिलेट दोनों ही ऐसे क्रॉप्स हैं जो अलग अलग क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस में उगाए जा सकते हैं, इसीलिए इनका कल्टीवेशन भारत के कई रीजन्स में पॉपुलर हो गया। तो सोसाइटी में क्या इसका इम्पैक्ट हुआ? राइस और मिलेट जैसे क्रॉप्स के कल्टीवेशन ने नियोलिथिक लोगों को एक सेटल्ड लाइफ जीने में मदद की। ये लोग अब एक जगह पर बसकर फार्मिंग करने लगे, जिससे उनका फूड सप्लाई स्टेबल हो गया और पॉपुलेशन बढ़ने लगी। एग्रीकल्चर के इस विकास ने नियोलिथिक पीरियड में सोशल स्ट्रक्चर्स, विलेज लाइफ और कल्चरल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया। इसीलिए क्या हुआ, राइस और मिलेट का कल्टीवेशन नियोलिथिक पीरियड के दौरान भारत में एक मेजर एडवांसमेंट था, जो इस पीरियड के लोगों के जीवन को सस्टेन और इम्प्रूव करने में मददगार साबित हुई। Now let's move on to our next question. Next question हमारा पूछ रहा है कि which of the following is a Neolithic site in Kashmir? तो कश्मीर में कौन सा Neolithic site है? So the correct answer will be option number B, Burzahom. तो कश्मीर में एक मेजर Neolithic site है, that is Burzahom. Burzahom का लोकेशन आपका कश्मीर वैली में श्रीनगर के पास स्थित है। कहाँ पे है? श्रीनगर। ओके, तो ये साइट नियोलिथिक कल्चर का एक सिग्निफिकेंट सेंटर रहा है, जहाँ पर कई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस किए गए हैं। ये एक्सकेवेशंस हमें नियोलिथिक पीरियड के लोगों के जीवन, उनके टूल्स और उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। अब बुर्ज़ाहोम की खासियत क्या है? तो फर्स्ट है वहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स मतलब ज़मीन के अंदर घर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दरवाज़ा बना देंगे, ऐसा आपका छोटा सा दरवाज़ा, यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ पे आपके सीढ़ी रहेंगे, ऐसे सीढ़ी रहेंगे नीचे आने के लिए, और यहाँ पे आपका पूरा घर रहेगा।
और यहाँ पे चूल्हा, चौकी, बिस्तर जो भी यहाँ पे रहेगा। तो बुर्ज़ाहम साइट की एक खासियत यहाँ के पिट ड्वेलिंग्स है। नियोलिथिक पीरियड के लोग यहाँ पर जमीन के नीचे घर बनाते थे जिसे पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं। ये पिट जमीन में खोदे जाते थे और उन्हें वुडन स्ट्रक्चर से कवर किया जाता था। ये पिट ड्वेलिंग्स लोगों को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे ठंड और बारिश से बचाने में मदद करते थे। ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी जो उनको कश्मीर के हार्श क्लाइमेट में जीने में मदद देती थी। अभी उनका टूल्स और आर्टिफैक्ट्स क्या था देखो। बुर्ज़ाहम साइट से स्टोन टूल्स, पॉटरी और अदर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग काफ़ी एडवांस्ड थे। ये टूल्स उन्हें डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे हंटिंग, फार्मिंग और हाउस होल्ड चोर्स में यूज़ होते थे। यहाँ पर बोन टूल्स भी पाए गए हैं, मतलब हड्डियों के जो टूल्स थे वो पाए गए हैं, जो ये दिखाते हैं कि लोगों ने एनिमल्स का उपयोग सिर्फ फूड के लिए ही नहीं बल्कि टूल्स बनाने के लिए भी किया था। अब देखो एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन कैसा था। बुर्ज़ाहम साइट पर एग्रीकल्चर के प्रमाण भी मिले हैं। लोगों ने यहाँ पर वीट मतलब गेहूं और बारले जौ जैसे क्रॉप्स उगाई थी। इसके अलावा यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के रिमेन्स भी मिले हैं जो ये बताते हैं कि नियोलिथिक लोग यहाँ पर सेटल्ड लाइफ जीते थे और खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। इनके कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या था बुर्ज़ाहम में? तो बुर्ज़ाहम में कई बुरियल्स भी पाए गए हैं जो इस बात का प्रमाण है कि लोगों में रिलीजियस बिलीव्स और आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर डॉग बुरियल्स भी मिले हैं जो ये दिखाता है कि लोग अपने पेट्स को भी इम्पोर्टेंस देते थे। बुर्ज़ाहम का इम्पोर्टेंस क्या है देखो। बुर्ज़ाहम साइट हमें नियोलिथिक पीरियड के लोगों के एडवांस्ड कल्चर और उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। यहाँ से पाए गए आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर रीजन में नियोलिथिक कल्चर का काफ़ी सिग्निफिकेंट विकास हुआ था। इसीलिए बुर्ज़ाहम कश्मीर की एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है जो इस रीजन के एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। Now let's move on to our 6th number question, that is the Neolithic people used tools primarily made of which material? तो Neolithic पीरियड के जो लोग थे उन्होंने किस मटेरियल के टूल्स को यूज किया? सो द करेक्ट आंसर विल बी पॉलिश्ड स्टोन। ओके, तो नियोलिथिक लोगों ने जो टूल्स बनाए उनमें प्राइमरली पॉलिश स्टोन का यूज होता था। तो नियोलिथिक एज का समय, ये समय न्यू स्टोन एज कहलाता था, राइट, क्योंकि इस पीरियड में लोगों ने स्टोन टूल्स का उपयोग और भी एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीके से करना शुरू किया। पहले के लोग रफ और अनपॉलिश्ड स्टोन्स का यूज करते थे, लेकिन नियोलिथिक पीरियड में इन टूल्स को पॉलिश्ड करके और भी इफेक्टिव बनाया गया। पॉलिश स्टोन टूल्स का विकास कैसे हुआ ये देखते हैं कि पॉलिशिंग प्रोसेस जो था, नियोलिथिक लोगों ने अपने टूल्स को और भी शार्प और स्मूथ बनाने के लिए पॉलिशिंग टेक्निक का विकास किया। ओके, इस प्रोसेस में स्टोन को घिस कर एक स्मूथ और शार्प एज दिया गया। ओके, इस पॉलिश्ड टूल्स उनके काम को ज़्यादा आसान और प्रोडक्टिव बनाते थे। अब किस टाइप के टूल्स होते थे? व्हाट वर द टाइप्स ऑफ टूल्स? तो नियोलिथिक पीरियड में पॉलिश स्टोन टूल्स के कई टाइप्स डेवलप हुए, जैसे कि एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियाँ, एडजेस, चिसल्स और सिकल्स। ओके, नाउ सी ये सिकल्स क्या होता है? आई टोल्ड यू, सिकल्स मतलब ऐसा टाइप का होता है जो खेती वेती में यूज होता है। ऑलराइट, और एड्स जो होता था ना, वो बेसिकली कुल्हाड़ी टाइप का ही होता था, बट उसका जो कुल्हाड़ी का इतना बड़ा होता था सपोज, तो एड्स का मतलब आपका कितना होगा? इतना छोटा सा होता था एड्स का। ओके, और आपका नेक्स्ट क्या मैंने बोला? चिसल्स। तो आपका जो चिसल्स होते थे ना, वो आपने कारपेंटर्स के पास देखा होगा, कुछ इस शेप का होता है चिसल्स। ओके, तो ऐसा शार्प होता है, यहाँ से कुछ खोदने के लिए या स्क्रैप करने के लिए यूज किया जाता था चिसल्स को। तो एग्रीकल्चर का रोल क्या है अब देखते हैं।
पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का विकास नियोलिथिक लोगों की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में भी काफ़ी मददगार साबित हुआ। इन टूल्स का उपयोग ज़मीन को तैयार करने, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने और वुड को कट करने में होता था। ये टूल्स उनके लिए एक एसेंशियल पार्ट बन गए थे, जो उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में बहुत ज़रूरी थे। ओके, तो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होने लगा? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का विकास नियोलिथिक पीरियड में एक मेजर एडवांसमेंट था, जिससे लोगों की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई थी। ये टूल्स उन्हें एक बेटर लाइफ जीने में मदद करते थे और उनकी सर्वाइवल कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करते थे। इन टूल्स का यूज़ सिर्फ हंटिंग और फार्मिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि इन्हें कंस्ट्रक्शन, पॉटरी मेकिंग और अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किया जाता था। इससे ये पता चलता है कि नियोलिथिक लोगों ने अपने रिसोर्सेज का काफ़ी इफेक्टिवली उपयोग किया। इसीलिए नियोलिथिक पीरियड के लोग प्राइमरीली पॉलिश्ड स्टोन से बने टूल्स का उपयोग करते थे, जो उनके जीवन को आसान और प्रोडक्टिव बनाने में मदद करते थे। ये टूल्स उनके कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, which site gives evidence of pit dwelling culture during the Neolithic period? तो the correct answer will be बुर्ज़ाहोम। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा, राइट? तो बुर्ज़ाहोम साइट नियोलिथिक पीरियड के दौरान पिट ड्वेलिंग कल्चर का एविडेंस देती है। तो बुर्ज़ाहोम का लोकेशन मैंने आपको बताया कि ये साइट कश्मीर वैली में श्रीनगर के पास स्थित है। ये नियोलिथिक पीरियड की एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां पर कई एक्सकवेशन किए गए हैं, राइट। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, जिस इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पिट ड्वेलिंग्स के बारे में, नियोलिथिक साइट्स के बारे में, राइट। अब देखो, तो पिट ड्वेलिंग्स वो घर होते हैं, मैं फिर से बताती हूँ, जो जमीन के नीचे खोदे जाते थे। इन पिट्स को लोग अपने रहने के लिए यूज करते थे। ये नियोलिथिक लोगों की एक यूनिक हाउसिंग टेक्निक थी, जो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व हुई थी। बुर्ज़ाहोम साइट पर यहाँ के लोग जमीन में 3 से 4 फीट तक गहरे पिट्स बनाते थे, जिससे छत मतलब रूफ से कवर कर दिया जाता था। ये छत मोस्टली वुडन लॉग्स और मड से बनाई जाती थी। अब पिट ड्वेलिंग्स के फायदे क्या क्या थे? तो क्लाइमेट अडाप्टेशन के लिए काफ़ी अच्छा था। तो कश्मीर के ठंडे और हार्श क्लाइमेट के कारण बुर्ज़ाहोम के लोगों ने पिट ड्वेलिंग्स अपनाई थी, क्योंकि ज़मीन के नीचे रहने से उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्शन मिलती थी। ये पिट्स उन्हें सर्दी, हवा और बारिश से बचाते थे, डिफेंस होता था। पिट ड्वेलिंग्स को जमीन के नीचे बनाने का एक और फायदा ये था कि ये स्ट्रक्चर्स दुश्मनों और वाइल्ड एनिमल से सुरक्षा प्रदान करते थे। बुर्ज़ाहोम के एक्सकेवेशंस मिले क्या है में क्या मिले हैं? तो एक्सकेवेशंस में यहाँ पर काफी सारे पिट ड्वेलिंग्स मिले हैं, जिनमें लोग रहते थे। ओके, तो रहते थे। इन पिट्स में रहने के सबूत जैसे कि फायर प्लेसेस, कुकिंग एरियाज और स्टोन टूल्स भी मिले हैं। यहाँ पर हंटिंग और फार्मिंग के टूल्स के साथ साथ पॉटरी और अदर आर्टिफैक्ट्स भी पाए गए हैं, जो यहाँ के लोगों के एडवांस्ड कल्चर को दिखाते हैं, राइट। तो बुर्ज़ाहोम का इम्पोर्टेंस क्या है, वो जो साइट है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आइए देखते हैं कि बुर्ज़ाहोम साइट नियोलिथिक पीरियड के पिट ड्वेलिंग कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर मिले प्रमाण हमें इस बात का पता लगाते हैं कि नियोलिथिक लोगों ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे अपने रहने की टेक्निक को इवॉल्व किया। इसीलिए बुर्ज़ाहोम साइट पिट ड्वेलिंग कल्चर का एक मेजर एविडेंस देती है, जो नियोलिथिक पीरियड के लोगों के लाइफस्टाइल और उनकी एनवायरनमेंट एडाप्टेशन स्किल्स को हाईलाइट करती है। Alright, now let's move on to our next question कि next question क्या पूछ रहा है? Which region in India is known for early Neolithic farming? So of course the northeastern India is known for the early Neolithic farming communities. Okay, तो कौन सा
मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नियोलिथिक फार्मिंग कम्युनिटीज इंडिया के कौन से रीजन में पाया जाता था, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अब देखो, इंडिया में अर्ली नियोलिथिक फार्मिंग कम्युनिटीज इंडिया के लिए कश्मीर वैली रीजन में जाना जाता है। ओके, कश्मीर वैली रीजन में भी जाना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ टाइप। ओके, तो कश्मीर वैली पर्टिकुलरली बुर्ज़ाहोम साइट नियोलिथिक पीरियड में फार्मिंग कम्युनिटीज के विकास का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। यहाँ पर अर्ली नियोलिथिक लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे और उन्होंने एग्रीकल्चर दैट मीन्स खेती का प्रारंभ किया, दैट मीन्स स्टार्ट किया। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या थे, अभी ये देखते हैं। तो कश्मीर वैली के नियोलिथिक लोग प्राइमरीली वीट मतलब गेहूं और बार्ली जैसे क्रॉप्स को उगाते थे। ये लोग खेती के लिए एडवांस स्टोन टूल्स का उपयोग करते थे जो उन्हें ज़मीन को प्रिपेयर करने और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने में मदद करते थे। ऑलराइट, तो सेटलमेंट्स कैसा था, कश्मीर वैली में नियोलिथिक फार्मिंग कम्युनिटीज़ का सबसे बड़ा एविडेंस उनके सेटल्ड लाइफ के स्ट्रक्चर्स में मिलता है, जिसमें पिट ड्वेलिंग्स शामिल है। ये लोग एक जगह पर सेटल होकर अपने सोसाइटी को डेवलप करने लगे थे और फार्मिंग उनके जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन गई थी। ओके, इसीलिए कश्मीर वैली को इंडिया में अर्ली नियोलिथिक फार्मिंग कम्युनिटीज़ के लिए जाना जाता है, जहां पर लोगों ने एग्रीकल्चर का विकास किया और अपने सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड और एडवांस्ड बनाया। Now let's move on to our next question, that is question number 9. What type of pottery is most commonly associated with the Neolithic age in India? तो pottery तो बनता था, लेकिन किस टाइप के pottery Neolithic age में ज़्यादा बनता था? तो answer is option number A, black and red ware. Okay, अब देखो Neolithic age, okay, नियोलिथिक एज में इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली एसोसिएटेड पॉटरी और पॉटरी का जो टाइप है वो ब्लैक एंड रेड वेयर है। ब्लैक एंड रेड वेयर क्या होता है, क्या है, मतलब वेयर मतलब क्या क्या है ये, अंडरवेयर? नो, ब्लैक एंड रेड वेयर एक ऐसी पॉटरी है जिसमें बर्तन का एक हिस्सा काला और दूसरा हिस्सा लाल रंग का होता है। ये पॉटरी नियोलिथिक पीरियड में लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर थी और इससे उनके डेली लाइफ में कई महत्वपूर्ण कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब पॉटरी बनाने का प्रोसेस क्या था? इस टाइप की पॉटरी बनाने के लिए नियोलिथिक लोग पहले मिट्टी को अच्छे से घोंटकर उसे बर्तन बनाते थे, फिर बर्तनों को हाई टेम्परेचर पर फायर करते थे, मतलब जलाते थे। फायरिंग प्रोसेस के दौरान बर्तन के एक हिस्से में ऑक्सीजन का एक्सेस रोक दिया जाता था, मतलब एटमॉस्फेयर को रिड्यूस कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उस हिस्सा का जो रंग है वो काला हो जाता था। बाकी हिस्सा को ऑक्सीजन मिलती थी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो जाती थी, जिसकी वजह से वो लाल रंग का हो जाता था। मतलब यू जस्ट इमेजिन कितने कितने सालों पहले, हजारों साल पहले लोगों को केमिस्ट्री की समझ थी, राइट, केमिस्ट्री की उनको समझ थी, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता, ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, आप एटमॉस्फेयर क्या होता है, उनको सब समझ आता था। तो दे वर सो शार्प। क्यों क्यों ये जो ये पॉटरी थी, ये पॉटरी क्यों इतनी स्पेशल थी? तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी की एक खासियत ये थी कि ये सिर्फ फंक्शनल ही नहीं बल्कि एस्थेटिक, मतलब बहुत सुंदर भी होती थी। आजकल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम में एस्थेटिक का, तो ये एस्थेटिक भी होती थी, मतलब हजारों साल पहले भी एस्थेटिक का ट्रेंड चल रहा था। लोग इन्हें अपने डेली नीड्स के लिए यूज करते थे, जैसे कि कुकिंग, फूड स्टोरेज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ऑलराइट, अब देखते हैं। तो इस टाइप के जो पॉटरी का विकास नियोलिथिक लोगों के टेक्निकल और आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखाता है। ये उनकी क्रिएटिविटी और क्राफ्टमैनशिप का प्रमाण है। अब जो ब्लैक एंड रेड वेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, आप ये देखते हैं। तो ये पॉटरी टाइप इंडिया के कई रीजन्स में पाया गया है, जैसे कि कश्मीर वैली, उत्तर प्रदेश, ओके, बिहार, कहाँ कहाँ मिला है, कश्मीर वैली, ओके, देन आपका उत्तर प्रदेश, देन बिहार, देन मध्य प्रदेश। ऑल राइट,
इससे ये पता चलता है कि ये टेक्निक काफ़ी वाइड स्प्रेड थी और अलग अलग नियोलिथिक कम्युनिटीज़ ने इसे अपनाया था। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, आइए देखते हैं कि ब्लैक एंड रेड वेयर जो है पॉटरी नियोलिथिक कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये हमें इस बात का प्रमाण देती है कि उस समय के लोग सिर्फ फंक्शनल ही नहीं बल्कि एस्थेटिक चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस देते थे, मतलब उनके लिए भी फैशन एंड सुंदरता इम्पॉर्टेंट था। इसीलिए ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो था नियोलिथिक एज में इंडिया के लोगों के बीच सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड थी और इससे उनके एडवांस्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस का प्रमाण मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, द यूज ऑफ ग्राउंड स्टोन टूल्स इन द नियोलिथिक पीरियड इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच एक्टिविटी? तो इट इज एसोसिएटेड विथ ग्राइंडिंग ग्रेन्स। ओके, तो नियोलिथिक पीरियड में ग्राउंड स्टोन टूल्स का यूज प्राइमरली ग्रेन को ग्राइंड मतलब पीसने के लिए यूज होता था। तो ग्राउंड स्टोन टूल्स क्या होते हैं? तो ग्राउंड स्टोन टूल्स ऐसे टूल्स हैं होते हैं जो स्टोन को घिस घिस कर स्मूथ और फ्लैट बनाए जाते हैं। ठीक है, ये टूल्स काफी स्ट्रॉन्ग होते थे और उनका सरफेस भी स्मूथ होता था, मतलब स्टोन को ही घिस घिस कर स्मूथ बनाया जाता था, फ्लैट बनाया जाता था और उस पर गेहूं को पीसा जाता था। तो जो क्या करते थे, जो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए परफेक्ट होता था। तो ग्राइंडिंग ग्रेन का जो प्रोसेस क्या होता है, नियोलिथिक पीरियड में जब लोग खेती करने लगे तो उन्हें अपने उगाए हुए ग्रेन्स जैसे व्हीट मतलब गेहूं, बारले, जौ को खाने के लायक बनाने के लिए पीसना पड़ता था। इस ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए ग्राउंड स्टोन टूल्स का उपयोग होता था। सील पट्टा, तो सील पट्टा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, ये टूल्स दो पार्ट में होते थे, एक बड़ा और एक फ्लैट स्टोन जिसे लोअर स्टोन या कुर्न कहते हैं, और एक छोटा और स्मूथ स्टोन जिसे अपर स्टोन या हैंड स्टोन कहते हैं। ठीक है, ग्रेन्स को लोअर स्टोन पर रखा जाता था और अपर स्टोन से उसे ग्राइंड किया जाता था। मतलब एक सील पट्टा हो गया, ऐसा टाइप का एक सील पट्टा ले लिया जाता था और एक ऐसा टाइप का एक स्टोन लिया जाता था। यहाँ पे ग्रेन्स को ऐसे ऐसे रखा जाता था और इसको क्या करते थे, लेके यहाँ पे पीसते थे, पीस के इसका पेस्ट बनाते थे। तो इस वे में अपर स्टोन से यूज करके ग्रेन्स का ग्राइंड किया जाता था। तो इम्पोर्टेंस क्या था ग्राइंडिंग का? ग्राइंडिंग से ग्रेन्स को पाउडर या फ्लोर मतलब आटा में बदला जाता था, जिससे उनका उपयोग रोटी, ब्रेड या दूसरे फूड आइटम्स बनाने में होता था। ये प्रोसेस नियोलिथिक लोगों की डेली लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट था, क्योंकि इसके बिना उनका खाना तैयार नहीं हो सकता था। ग्राउंड स्टोन टूल्स का यूज उनकी फूड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस में एक मेजर एडवांसमेंट था। इससे उनका फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन का प्रोसेस और भी एफिशिएंट हो गया था। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है भाई, अभी देखते हैं। ग्राउंड स्टोन टूल्स का डेवलपमेंट नियोलिथिक पीरियड के कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दिखाता है। ये टूल्स सिर्फ फंक्शनल ही नहीं बल्कि उनके डे टू डे लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट थे, जो उनकी सर्वाइवल और सोसाइटल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इसीलिए नियोलिथिक पीरियड में ग्राउंड स्टोन टूल्स का प्राइमरी यूज ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए होता था, जो उनके एग्रीकल्चरल और फूड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा था। सो ऑल राइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने नियोलिथिक कल्चर को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है, नियोलिथिक एज को। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। कमेंट करो अगर कुछ समझ नहीं आया है, कुछ फीडबैक देना है, एंड देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।